आज की इस वीडियो में ब्लड के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्लड एक ऐसा तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन को या विभिन्न प्रकार के सिस्टम को कनेक्ट करने का कार्य करता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के सिस्टम उन सबको कनेक्ट करने का कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। यानी कि ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि फ्लूइड कनेक्शन टिश्यू है। ठीक है, एक तरह से ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। अगर हम इसके पीएच की बात करें तो 7.35 से 7.45 एल्कलाइन होता है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में CO2 की मात्रा, देखो CO2 की मात्रा अधिकता से व कमी से ब्लड के पीएच पर इफेक्ट पड़ता है। अगर CO2 की क्वांटिटी हमारे शरीर में अधिक होती है तो ब्लड का पीएच क्या होगा? कम होने लगता है, जिसे हम एसिडोसिस कहते हैं। इसी के साथ ही अगर CO2 की क्वांटिटी कम होती है बॉडी में तो पीएच ब्लड का बढ़ने लगता है, जिसे एल्कोलोसिस कहते हैं। और ब्लड की उत्पत्ति किससे होती है? मेसोडर्म से होती है। भ्रूणीय अवस्था जो लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, यानी कि जो मध्य अवस्था होती है जिसे अपन बोल सकते हैं मेसोडर्म, उससे ब्लड की उत्पत्ति होती है। ब्लड एक सॉफ्टेस्ट टिश्यू है, हमारे शरीर का एक सॉफ्ट टिश्यू जिसे अपन कह सकते हैं। और इसका टेस्ट सॉल्टी यानी कि नमकीन जैसा टेस्ट होता है। ब्लड हमारे शरीर के कुल भार का 7 से 8% होता है। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोपोइसिस कहलाती है। अगर रक्त का फॉर्मेशन तो क्या कहलाता है? हीमोपोइसिस कहलाता है। भ्रूणीय अवस्था में अगर रक्त का निर्माण होता है तो किस में होगा? लीवर में होगा। और जन्म के पश्चात ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होगा? बोन मैरो में होगा। यानी कि जो एम्ब्रियो स्टेज होती है उस समय ब्लड का फॉर्मेशन लीवर में होगा और एडल्ट स्टेज में बोन मैरो में होता है। ब्लड में एक पदार्थ पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का एंटीकोजुलेशन वाला पदार्थ पाया जाता है जिसे प्रतिस्कंदक पदार्थ कहते हैं, जो कि हमारे शरीर में जो ब्लड बहता है उसको क्लॉट नहीं होने देता। उसे वो किसकी वजह से रहता है? हिफेरिन की वजह से। यानी कि हिफेरिन एक ऐसा रसायन या ऐसा प्रकार का केमिकल बोल सकते हैं या एक विशेष प्रकार का पदार्थ कह सकते हैं जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का या फिर क्लॉट नहीं बनने देता है। लेकिन जैसे ही बॉडी में कोई खरोच या फिर किसी प्रकार की कोई चोट वगैरह लगती है तो ब्लड बाहर आते ही क्लॉट होने लगता है, क्योंकि हिफेरिन नष्ट हो जाता है। ठीक, इसके साथ ही हम देखते हैं कि ब्लड बैंक में ब्लड को प्रिवेंट किया जाता है, वो एक विशेष प्रकार के रसायनों के द्वारा किया जाता है। वो रसायन कौन कौन से हैं? जिसे अपन बोल सकते हैं CPD यानी कि सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज है। दूसरा एसिडी एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। तीसरा EDTA यानी कि इथाइलिन डिएमिनो टेट्रा एसिटिक एसिड। इनका क्या इन ये जो केमिकल होते हैं इनका उपयोग ब्लड बैंक टू प्रिवेंट ब्लड सैंपल फ्रॉम क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड बैंक में इनके द्वारा काफ़ी समय तक इनको ब्लड को प्रिवेंट करके रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि ब्लड इज स्टोर्ड विथ एंटीकोजुलेट एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ब्लड को प्रिवेंट कितने डिग्री सेल्सियस पे किया जा सकता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ब्लड पीएच जो कि बॉडी पीएच को स्थायित्व रखने वाले पदार्थ ब्लड बफर्स कहलाते हैं। यानी कि जो ब्लड का जो पीएच है उसको स्थायित्व या इसको नियमित रखने वाले पदार्थ उसको अपन बोलते हैं ब्लड बफर्स। ब्लड बफर्स क्या कहलाते हैं? वह पदार्थ जो ब्लड के पीएच को स्थायी या नियमित या एक तरह से नियंत्रित रखने का कार्य क्या करने वाले क्या कहलाते हैं? ब्लड बफर्स। ये कौन कौन से पदार्थ हो गए? NaHCO3, HCO3 और NaHPO4। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? ब्लड बफर्स। यानी कि ये क्या करते हैं? ब्लड के पीएच या बॉडी के पीएच को नियमित रखने का कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन, यानी कि ब्लड के क्या कार्य है। ये क्या करता है? ब्लड बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, ब्लड क्या करेगा? बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। दूसरा ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, यानी कि जितने भी अपने बॉडी में
जो एंडोग्लैंड्स जो हार्मोन्स होते हैं उन सब का ट्रांसपोर्ट करने का कार्य कौन करेगा? ब्लड करेगा, क्योंकि ब्लड के माध्यम से ही जो हार्मोन है स्थानांतरित होते रहते हैं। इसके अलावा फाइट इन्फेक्शन, ब्लड के साथ ब्लड में जो भी हार्मफुल जो भी इन्फेक्ट जो भी चीज़ें आती है उन सबको इन्फेक्शन के आती है, उन सबसे फाइट करने का कार्य भी कौन करेगा? ब्लड, क्योंकि ब्लड में क्या होती है? WBC होती है, और वही WBC क्या करती है? इन्फेक्शन को दूर करने का कार्य करती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल, यानी कि ब्लड के माध्यम से ही जो हार्मफुल अनयूजफुल जो मटेरियल होते हैं या फिर जो चीज़ें होती हैं उनको निष्कासित किडनी के द्वारा यूरिन के माध्यम से निष्कासित करके पृथक्करण करके बाहर निकाला जाता है। इसके साथ ही गैसों का आदान प्रदान भी किसके द्वारा होता है? ब्लड के माध्यम के द्वारा होता है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, बॉडी में जो विभिन्न प्रकार के सेल या विभिन्न प्रकार के टिश्यू ऑर्गन तक फूड का जो ट्रांसपोर्ट किसके माध्यम से होगा? ब्लड के माध्यम से। यानी कि एक तरह से ब्लड क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा, साथ ही वेस्ट जो हार्मफुल अनावश्यक चीज़ें हैं उनको निष्कासित करने का कार्य करेगा, गैसों का आदान प्रदान करेगा, और जो इन्फेक्शन होती है उन सबको भी दूर करने का कार्य कौन करेगा? ब्लड करता है। अब ब्लड की क्वांटिटी देखें तो एक स्वस्थ मनुष्य में ब्लड की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर में एक स्वस्थ मनुष्य में ब्लड की क्वांटिटी होती है। उसी के साथ ही मेल की बात करें तो मेल में होता है 5.5 से 6.5, और फीमेल में होता है 4.5 से 5.5 लीटर। ठीक है, देखो मेल और फीमेल में ब्लड की क्वांटिटी का वेरिएशन देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि वहाँ पर एक तो वेट का इशू हो सकता है, दूसरा मसल्स की वजह से भी ब्लड की क्वांटिटी का वेरिएशन देखने को मिलता है मेल और। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब कभी कभार देखते हैं कि जो हमने देखा है कि RBC यानी कि जो ब्लड होता है, ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। ये रेड किस वजह से होता है? एक पिगमेंट होता है जिससे अपन बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल होता है। इसके बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या है। फिलहाल देखते हैं यही कि ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल होता है। कभी कभार क्या होता है कि ब्लड कोई रेयर केस होते हैं जहाँ ब्लड ग्रीन कलर का होता है। ये कब होता है? जब कुछ चीज़ें जो होती है, जब माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, जब किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है तो सल्फोनामाइड्स दिए जाते हैं। एक केमिकल है या फिर एक मेडिसिन होती है जो सल्फोनामाइड्स दी जाती है माइग्रेन की प्रॉब्लम में। तो उस समय जो सल्फ़र होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड हो जाता है, तो उस कंडीशन में ब्लड कैसा होता है? ग्रीन होने लगता है। एक बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलते हैं ये चीज़ें। ठीक है, फिर भी अगर हम देखें बॉडी में तो हमें 2 प्रकार की वेन्स या फिर वेसल्स वाहिका देखने को मिलेगी, जिसमें एक तो आर्टरीज होती है, दूसरी वेन होती है। आर्टरीज की बात करें तो ये इंटरनल होती है, यानी कि जो अपने शरीर की देख सकते हैं तो एक इंटरनल होती है, और वेंस सरफेस पे होती है जो अपन ये दिखाई दे रही है, जिसे वेंस कहते हैं। ये लाइट ब्लू होती है। अब लाइट ब्लू कैसी होती है कि अगर देखें तो ये हमारी स्किन होती है। ठीक है, ये ब्लड है। ठीक है, स्किन के ऊपर एक पिगमेंट होता है जिसे अपन बोलते हैं मेलानिन, और सन ऑफ लाइट यहाँ पर गिरती है। तो सन ऑफ लाइट जब गिरती है और एक मेलानिन जो पिगमेंट होता है, इन दोनों का कंबाइंड की वजह से ये कलर कैसा दिखाई देता है? हमें लाइट ब्लू दिखाई देने लगता। अब हम देखेंगे कि रक्त का संगठन, यानी कि रक्त को किस प्रकार से तैयार किया गया या फिर रक्त का घटक जिसे अपन बोल सकते हैं। देखो रक्त की अगर अपन बात करें या ब्लड की अपन बात करें तो ब्लड के 2 पार्ट हैं। एक है तरल प्लाज्मा जिसे अपन बोलते हैं फ्लूइड पार्ट, दूसरा सेल्स जिसे रक्ताणु या रक्त कोशिकाएं कहते हैं। तरल प्लाज्मा की अगर अपन बात करें, जो फ्लूइड पार्ट होता है या प्लाज्मा की बात करें, यह ब्लड का 55% होता है, यह है 45% होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले प्लाज्मा वाले पार्ट को देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा।
देखो प्लाज्मा में हमें देखने को मिलेगा 90% ब्लड H2O, इसके साथ ही 9% कार्बनिक मटेरियल और 1% अकार्बनिक पदार्थ। यानी कि प्लाज्मा की अगर अपन बात करें तो प्लाज्मा में हमें 90% तो जल देखने को मिलेगा, 9% कार्बनिक पदार्थ जिसमें ग्लूकोज, प्रोटीन और भी विशेष विभिन्न प्रकार के रसायन देखने को मिलेंगे, और 1% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखें प्लाज्मा। सबसे पहले देखते हैं हम प्लाज्मा के बारे में। देखो प्लाज्मा में हमें देखने को मिलेगी एक तो एल्ब्यूलिन प्रोटीन, दूसरी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। तो एल्ब्यूलिन प्रोटीन की बात करें, एल्ब्यूलिन प्रोटीन की बात करें तो ये वाटर सोल्यूबल यानी कि ये जल में घुलनशील होती है। ठीक है, ये जल में घुलनशील होती है। ये क्या करती है, एल्ब्यूलिन प्रोटीन की बात करें तो ये वाटर आर सोल्यूबल यानी कि जल में ये क्या होती है, घुलनशील होती है। और जैसे ही जल में घुलनशील होती है तो इससे क्या होता है कि प्लाज्मा में कंसंट्रेशन की मात्रा बढ़ने लगती है, प्लाज्मा में विस्कोसिटी बढ़ने लगती है। यानी कि इसके द्वारा क्या होता है कि रक्त के जो ब्लड प्रेशर है उस पर इफेक्ट पड़ता है। यानी कि कहीं अधिक एल्ब्यूलिन प्रोटीन के द्वारा भी क्या होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है इस पर इफेक्ट डालता है। ये क्या करती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन रक्त के प्रासरित दाब को नियत बनाती है या बनाने का कार्य कौन करती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। क्योंकि ये जल में जैसे ही घुलनशील होती है, जल में जैसे ही घुलेगी ये प्रोटीन तो क्या होगा, इससे प्लाज्मा की कंसंट्रेशन की मात्रा बढ़ेगी, प्लाज्मा की विस्कोसिटी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा कि ब्लड का जो ब्लड प्रेशर है वो इफेक्ट करता है। दूसरी प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, यह वाटर में अनसोल्यूबल होती है यानी कि अघुलनशील होती है। इसकी भी एक क्वांटिटी होती है, ये कई प्रकार की होती है ग्लोबुलिन में, जिसमें एक होती है गामा ग्लोबुलिन। यानी कि इसके द्वारा ही एक तरह से एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है जिसे अपन बोल सकते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक है, इसके द्वारा ग्लोबुलिन प्रोटीन के द्वारा हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है जिसे इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। ये हमारे शरीर में जितने भी हार्मफुल या अननेसेसरी जो भी बैक्टीरिया फंगल वगैरह आते हैं उन सबको क्या करती है, नष्ट करने का कार्य करती है या फिर बचाव का कार्य करती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन के द्वारा ही एंटीबॉडी का निर्माण होता है, ये आगे हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, हम कंपोजिशन पढ़ रहे हैं प्लाज्मा वाला पार्ट। प्लाज्मा में भी हम कौन सा देख रहे हैं, प्रोटीन में। ठीक है, इसके बाद देखें सॉल्ट। सॉल्ट की मात्रा होती है हमारे शरीर में प्लाज्मा में 0.9%। ठीक है, NaCl। सॉल्ट में क्या क्या मिलेगा देखने को अपन को, NaCl देखने को मिलता है जो कि 0.9 ग्राम यह है प्रति 100 ml ब्लड में पाया जाता है। यानी कि प्रति 100 ml ब्लड में 0.9 ग्राम सॉल्ट देखने को मिलेगा हमें। इसके अलावा सॉल्ट की विभिन्न प्रकार की अलग अलग चीज़ें देखें तो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फेरस है, क्लोरीन है, कार्बोनेट है, सल्फेट है, विभिन्न प्रकार के अलग अलग कंपोनेंट भी हो सकते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा की बात करें तो ब्लड में ग्लूकोज की कितनी मात्रा होती है, 1% होती है। यानी कि प्लाज्मा वाले पार्ट में ग्लूकोज की मात्रा देखें हम, ये हम कार्बनिक पदार्थ में देख रहे हैं। ठीक है, देखो ग्लूकोज वजन के अनुसार देखें तो ग्लूकोज की क्वांटिटी होती है 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, ठीक है, वजन के अनुसार देखिए हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है 80 से 120 मिलीग्राम जो कि प्रति 100 ml ब्लड की होती है। यानी कि ये होती है फास्टिंग, यानी कि भोजन अगर हम देखें यहाँ पर, अगर डाइटिंग से पहले एक नॉर्मल जिसे अपन फास्टिंग स्टेज जिसे अपन कह सकते हैं, यानी कि बिना खाए हुए
अगर हम ग्लूकोज की मात्रा देखें तो 80 होती है, जो कि 100 ml ब्लड की होती है। और आफ्टर डाइट के दौरान जो ग्लूकोज की मात्रा होती है 120 मिलीग्राम 100 ml ब्लड होती है। ठीक है, इसी के साथ ही अगर 120 जो होता है हमारे 80 से 120 जो ग्लूकोज होता है, इससे अगर क्वांटिटी कम होती है तो जिसे अपन बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, और अगर 120 से अधिक या 80 से कहीं अधिक होता तो इसे अपन बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, जिससे क्या होता है हमारे शरीर में डायबिटीज़ होने लगती है, जिसे अपन बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटिस होती है। इसके अलावा डायबिटीज़ भी दो प्रकार की होने लगती है, एक तो डायबिटीज़ मेलिटिस और एक डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ मेलिटिस में ब्लड के थ्रू होती है, और ये इसके अंदर इंसिपिडस में जल का एब्जॉर्वेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे हम देखें अकार्बनिक पदार्थ में हम देखें कि कौन कौन सी चीज़ें, ऑक्सीजन है, CO2 है। ठीक है, कभी कभार हम CO2 है, CO है। CO यानी कि जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, ये एक तरह से इसका हीमोग्लोबिन के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन, जिसे अपन बोलते हैं कि अच्छे एक कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अपन बोलते हैं कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। इसके अलावा न्यूट्रिएंट यानी कि जितने भी फल है या फिर पोषण है जिससे हमें ग्लूकोज मिलेगा, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ये सब किस में आते हैं, अकार्बनिक पदार्थ में देखने को मिलेंगे। एक और है ब्लड में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, जो कि निष्कासित किए जाते हैं ब्लड के थ्रू, जो होंगे NH3, यूरिया, यूरिक एसिड। नेक्स्ट हम देखें हार्मोन्स, रक्त स्कंदी कारक, हार्मोन्स भी है। और रक्त स्कंदी कारक यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन से देखने को मिलेगा अपन को, एक तो फाइब्रिनोजन और एक प्रोथ्रोम्बिन। एक तरह से फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन ही होती है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में काम आती है। प्रतिस्कंदक पदार्थ हमने देख ही लिया, हिपेरिन। हमारे शरीर में यूरिया 30 मिलीग्राम 100 ml ब्लड में और तैयार होता है। अब हम देखेंगे ब्लड ऑफ सेल, यानी कि ब्लड की कोशिकाएं जो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है रेड ब्लड सेल्स, जिसे अपन बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स या फिर RBC। दूसरी है वाइट ब्लड सेल्स, जिसे अपन बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स या WBC, जिसे अपन कह सकते हैं। तीसरी होती है प्लेटेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। RBC, WBC या RBC हमारे शरीर में एक तरह से मुख्यतः इसका कार्य है बॉडी में ट्रांसपोर्ट O2 और CO2 का होता है। और WBC की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में एक तरह से अहम रोल इसका एंटीजन के में। ठीक है, प्लेटेट्स की बात करें तो ये हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग का अहम रोल करती है। सबसे पहले हम देखते हैं RBC यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं। अगर इनकी संख्या की बात करें तो 4 से 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होती है। इसके अलावा ऐसे भी देखें तो 40 से 50 लाख घन मिमी होती है। और मेल फीमेल में वेरिएशन देखने को मिलेगा ही हमें, जो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, हम RBC की बात करें तो RBC द्विअवतलीय सतह वाली गोलाकार कणिकाएं होती है, जिसका व्यास 7 म्यू होता है। द्विअवतलीय से क्या होता है कि इसका जो सरफेस है वो इंक्रीज होता है। RBC एक पूर्ण सेल नहीं है, यानी कि एक पूरी, जिसे अपन संयुक्त कोशिका बोलते हैं, एक पूर्णतया सेल नहीं है। स्तनधारी के RBC में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं, राइबोसोम और सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं या उनका अभाव होता है। एक्सेप्शन की बात करें यानी कि अपवाद में देखें कि एक RBC में क्या होता है, केंद्रक का अभाव होता है।
तो एक्सेप्शन में कैमल और लामा, दो स्तनधारी एक ऐसे एनिमल है जिनकी आरबीसी कैसी होगी, अंडाकार। एक तो अंडाकार होगी, दूसरी केंद्रक युक्त होगी, और ये दोनों अपवाद। बाकी जो आरबीसी कैसी होगी, द्विअवतलीय व केंद्रक रहित होगी। ठीक, नेक्स्ट हम देखें आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आयु पूर्ण करने के पश्चात आरबीसी स्प्लीन, जिसे हम प्लीहा कहते हैं, वो स्टमक के साइड में या नीचे की तरफ होती है। स्प्लीन में डिस्ट्रॉयड हो जाती है, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, देखो स्प्लीन आरबीसी ब्लड बैंक व आरबीसी ग्रेवयार्ड, यानी कि स्प्लीन को हम आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहते हैं, साथ ही आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। देखो, हम आरबीसी का ब्लड बैंक और आरबीसी का कब्रिस्तान, तो आरबीसी का कब्रिस्तान तो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आरबीसी अपना पूरा जीवन काल कर लेती है 120 दिन का, या फिर जो अनमेच्योर या फिर जो खराब आरबीसी होती है, वो आरबीसी कहाँ होती है, डिस्ट्रॉयड या फिर कब्रिस्तान में आके नष्ट हो जाती है। लेकिन इसे हम ब्लड बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ब्लड बैंक में क्या होता है कि आरबीसी यहाँ पर जो नष्ट होने के लिए आती है वह रीजनरेट होती है, यहाँ पर वापस आरबीसी यहाँ तैयार होने लगती है। यहाँ पर जो आरबीसी तैयार होती है वह रिजर्व होती है। जब चढ़ाई वगैरह करते हैं तब यहाँ से आरबीसी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसे हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। कुछ आरबीसी जो कि लीवर की जो सेल होती है, जिसे अपन बोलते हैं खुफुर सेल, वहाँ पर नष्ट होती है। यहाँ पर जो सेल नष्ट होती है वो पूर्णतः ही नष्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें आरबीसी का कलर। आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड होता है। यह रेड किस वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेस्पिरेटरी कैसा पिगमेंट है। ये कैसा कौन सा है, एक श्वसन वर्णक है, श्वसनांक वर्णक है, जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में अहम रोल या ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन के हम अलग अलग करें तो हीमोग्लोबिन में हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो हिम, दूसरा ग्लोबिन। हिम वाले पार्ट में क्या होती है, आयरन प्राप्त होता है या फिर आयरन कह सकते हैं। ग्लोबिन में क्या होती है, प्रोटीन होती है। जो आयरन होता है 5% होता है और ग्लोबिन होती है जो 95% होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार हम एडल्ट यानी कि एक वेस्ट हीमोग्लोबिन मॉलिकुलर इज मोड ऑफ, यानी कि हीमोग्लोबिन में दो प्रकार की चेन होती है, जिसमें हम देखें तो 2 अल्फा चेन, जो 2 अल्फा चेन होती है वह 141 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है, और 2 बीटा चेन 146 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंटिंग की अगर हम बात करें तो मेल में होती है 15 ग्राम प्रति 100 ml, और फीमेल की बात करें तो 13 ग्राम प्रति 100 ml। हीमोग्लोबिन अगर लेस देन 12 ग्राम, यानी कि अगर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी 12 से कम या 12 होती है तो उस कंडीशन में कौन सी डिजीज़ होने लगती है, एनीमिया। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।